Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331 4444, 2371 7106 या फिर 2342 1050। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं हमारे साथ स्टूडियो में आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश, और दिवाली की आहट देती हुई इस शाम को शुभ दीपावली विश करते हुए सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic indices end higher yesterday. Sensex closes at 59,307 points. Nifty settles at 17,576 level. And US stocks rise yesterday after Fed officials decide to debate on rate hike in December. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 59,307 दर्ज हुआ, निफ्टी 17,576 पर बंद हुआ और अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने के मसले पर विचार विमर्श किए जाने के फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के फैसले से वहां के शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। घरेलू शेयर बाजार कल यानी शुक्रवार को समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह में बढ़त के साथ बंद हुए। प्रमुख सूचकांकों में 2% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। वैश्विक शेयर बाजारों से सकारात्मक संकेत मिला, साथ ही कंपनियों के बेहतर परिणाम इस सप्ताह देखे गए और एफआईआईज ने धीमी गति से पूंजी निकासी की। इसके अलावा लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शेयरों की लिवाली अच्छी खासी हुई, जिससे निवेशकों में लगातार खरीदारी का सिलसिला देखने को मिला। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,387 अंक यानी 2.46% बढ़त के साथ 59,307 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 390 अंक यानी 2.3% बढ़कर 17,576 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों में कोई खास फेर बदल नहीं था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों बिना किसी ज्यादा उतार चढ़ाव के बंद हुए। We have our first caller online with us. No, we've lost touch with them. Sharad, how do you view the way the Sensex behaved? In fact, behaved better, if I may say so, all because of the festive season or the support of the global positive global cues? I think it was more to do with the global clues because the American markets did show some improvement. In fact, on Friday evening when we had closed down, they closed in positive, and this is because of the Fed probably showing a bit of less hawkish stance, or a debate happening
on not increasing the interest rates, because the interest rates have really bothered the market, and the situation is where the investors are petrified right now, और उनको बहुत भय लग रहा है इस बात से कि इंटरेस्ट रेट इसी तरह बढ़ते गए, क्योंकि पिछले जब भी बढ़े हैं, सो दे हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेज, उसके परिणाम आज तक देख रहे हैं हम कि नैस्डैक और डाउ की, S&P की बात करें, अपने ऊपरी स्तर से बहुत करेक्शन करके आ चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है, द गुड थिंग इज दैट द इंडियन मार्केट्स हैव नॉट करेक्टेड एज मच। आज भी हम 17,500 पे खड़े हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, इतने उतार चढ़ाव तो बहुत हुए राजेश, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, हाई वॉलेटिलिटी, गेंद की तरह उछलना और नीचे आना, पर फिर भी 18,604 निफ्टी से हम आज 17,500 पर अभी भी खड़े हैं। तो अगर हमने उतार चढ़ाव बहुत देखे, पर हम ओवरऑल नीचे नहीं। हालांकि मैं एक बहुत रोचक आंकड़ा देना चाहूंगा कि पिछले हम लोग दिवाली पर संवत गिनते हैं जी, और संवत की शुरुआत होती है, तो पिछले संवत, ये 7 साल में ऐसा हुआ है कि पिछले संवत से इस संवत तक थोड़ी सी इस बार करेक्शन देखने को मिली है, करीब 1% के आसपास हम उससे नीचे क्लोज हुए। ऐसा 7 साल बाद हुआ है, तो उतना बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुरी तरह गिर चुके हैं। जी, We got two callers online with us, one from Delhi, one from Rewari. First, we go to Delhi and say hello to Gautam. Welcome, Gautam, to Market Mantra. Please ask your question. थैंक यू वेरी मच, और धनतेरस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पे जब मार्केट ओपन होगी, 3 सेक्टर आप बता पाएं जो कि लॉन्ग रन में अच्छे रहेंगे, इनके शेयर के लिए मतलब परचेज की जा सकती है फॉर लॉन्ग रन। जी, कैन से वन ऑफ दी ग्रुप ऑफ कंपनी टेकिंग सो मच लोन, बट उसके शेयर्स काफी हाई जा रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर लोन का बर्डन बहुत है। आगे चल के कभी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव इन ओवरऑल इकोनॉमी। चलिए, गौतम, आपने पहला सवाल पूछा कि दिवाली के मौके पर जब मार्केट खुलेगा तो कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए। देखिए, दिवाली का जो सेशन होता है, शाम के टाइम होता है दिवाली, उसको मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं। वो ट्रेडिंग जो होती है कुछ समय के लिए होती है, 1-8 घंटे के लिए, और बहुत बहुत सीमित तरीके से एक शगुन सा होता है कि भाई मार्केट जो है जिस समय दिवाली चल रही है उस समय खोलना चाहिए, लेना शगुन माना जाता है। तो आप इसको मतलब दिवाली के दिन, ठीक है, आप मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, शगुन की तरह खरीदते हैं, वो अच्छी बात है और आपको लेना भी चाहिए। जो मन में जो विश्वास होता है कि शगुन इस दिन लिया हुआ वो फलता है, मुझे उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि सेक्टर्स का एडवाइस तो गौतम वही रहेगा, इसका दिवाली वाले दिन खुलने या बंद करने से मतलब नहीं। हमारा एडवाइस तो, मैं अभी भी अगर आप मेरे से पूछे तो मैं डिफेंस सेक्टर पे बहुत बुलिश हूं, और हालांकि आईटी सेक्टर ने बहुत करेक्शन पीछे देखी है, पर अभी भी आईटी सेक्टर में बहुत जान बाकी है। हालांकि रिसेशन की बातें आ रही हैं, उससे आईटी सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है, पर आप लॉन्ग टर्म के लिए गौतम आप अभी भी आईटी सेक्टर देख सकते हैं। इसके अलावा आप एफएमसीजी है, उसको भी आप देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनको आप जरूर देखें। और एक मैं, और ये सभी श्रोताओं के लिए आगे भी काम आएगा, मैं सोच रहा हूं मैं बोल ही दूं, जब इन्होंने सेक्टर्स का, इन्होंने ऐसी नब्ज को छेड़ दिया है जो कि मुझे लगता है मार्केट मंत्रा की भी नब्ज है। तो वो जो चाइना +1 वाला जो सेक्टर है, मैंने एक नया सेक्टर इजाद किया है, चाइना +1। चाइना +1 सेक्टर से मतलब है इसमें सभी सेक्टर वो आ गए जहां पर विश्व इन्वेस्टर्स चाइना के अलावा कोई दूसरी मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो चाइना +1 पॉलिसी के जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स की तरफ भी गौतम आप नजर रखते हैं। आपने दूसरा पूछा कि देखिए, डेट इक्विटी रेशियो पे डिपेंड करता है। कंपनी का लोन लेना जरूरी नहीं कि खतरे की घंटी है। बहुत सारी कंपनी बहुत हाईली डेट लेवरेज हम उसको कहते हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाती हैं, लोन भी बहुत है उनके ऊपर। तो ये इसके लिए गौतम, क्योंकि हम यहाँ कंपनी स्पेसिफिक बात तो करते नहीं है, सो यू विल हैव टू सी हाउ मच इज द डेट लेवरेजिंग दैट कंपनी हैज डू। तो इसके लिए हम लोग एक डेट इक्विटी रेशियो होती है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा डेट इक्विटी रेशियो की तरफ ध्यान दें, और इसके लिए बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे। स्टैंड अलोन ऐसे ना मैं आपकी बात पे हाँ कर सकता कि बहुत ज्यादा लोन है तो खतरा हो सकता है, खतरा हो भी जाए, और ना ये कह सकते कि खतरा नहीं है, क्योंकि उसके लिए और चीजें सारी साथ में रख के तब गौतम इसकी बड़ी पुख्ता एडवाइस दी जा सकती है। दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं RS दहिया। दहिया साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी कोहली साहब, नमस्कार। नमस्कार दहिया साहब। कोहली साहब, in case one has to invest about 13 lakh rupees for a period of 7 years, Yeah. What would you advise beside gold? Okay. Is that what your question is, Mr. Dahiya? Yes.
Okay. See, if you have to invest 13 lakhs, I hope you said 1313 and not 30, right? So because I hope he is talking about one. Anyway, 13 है या 30 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो देखिए भैया साहब, ये कहाँ इन्वेस्ट करना है, 7 साल के लिए करना है, तो ये तो बहुत अच्छा एक लंबी अवधि का आपने पीरियड रखा है. पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के आप 7 साल का देख रहे हैं. So the amount is substantial. या द अमाउंट इज 13 और 30 जो भी है, दोनों ही सब्सटैंशियल मान लेते हैं. हम क्यों अमाउंट को कम ज्यादा बोले. तो देखिए इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप इसमें से करीब 50% भैया साहब, क्योंकि थोड़ी सी अभी सिचुएशन आगे वॉलेटाइल रहने वाली है वैश्विक स्तर पर, तो आधा इसमें से मैं चाहूंगा कि आप किसी फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करें. और आपको एक बात और बता दूं, और ये हमारे दोनों माननीय जो एंकर हैं मनोज भाई और राजेश भाई, उनको भी मैं ये बात बता दूं कि जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट लेंगे वो सबकी एडवाइस अलग अलग होती है, पर मर्ज एक ही होती है, दवाई अलग का नाम अलग हो सकता है. तो आधा आप करें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, एंड आई थिंक 25% यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. बाकी का जो 25% है उसमें मैं सलाह दूंगा आप गोल्ड, और क्योंकि भैया साहब आपको हम बहुत समय से आप कॉल करते हैं, गोल्ड और कुछ स्टॉक मार्केट्स में बहुत डीपली एनालाइज स्टॉक्स में आप उसको कॉम्बिनेट कर सकते हैं. ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है. बाकी डिपेंड करता है भैया साहब कि आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्या है, मतलब आप उससे फिक्स्ड इनकम चाहते हैं या आप ग्रोथ चाहते हैं, आप इस अमाउंट को ग्रो करना चाहते हैं और उसके बाद आप उस अमाउंट का क्या करना चाहते हैं. तो ये थोड़े से 2-4 इसमें अभी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है. आप हालांकि आपने काफी अच्छा बता दिया है, तो जो मैंने बताया आप उस पर लेके चले. इसमें आपका सेफ्टी भी कवर हो जाएगा, अच्छा रिटर्न भी कवर हो जाएगा, और आगे के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी आपको इसमें दिखाई देंगी. जी. Joining us from Delhi is Bharat Bhushan. We welcome you. Please ask your question. जी, सभी को नमस्कार है, और शरद सर आपको नमस्कार है, और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ क्योंकि पहले हफ्ते का आज आपका प्रोग्राम है दीपावली से पहले. सर हेलो. हाँ जी बताइए. सर 2 हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है. एक तो है सर कि जो कुल ऊर्जा जरूरत हमारी है देश में, ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, हाँ जी, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी कितने % वर्तमान समय में है? क्या आप इस हिस्सेदारी से संतुष्ट हो? जो बंजर भूमि का जो मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, देश के कुल हेक्टेयर भूमि का 30% मरुस्थलीकरण हो रहा है जी. सरकार के पास क्या रणनीति है, क्या प्रयास कर रही है सरकार, के माध्यम से जानना चाहूंगा. चलिए, भारत भूषण जी, आपने पहला प्रश्न पूछा कि जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी में, देखिए अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम चल रहा है. सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गया, बहुत सारी. तो अभी देखिए परसेंटेज की बात करें तो शायद इतनी ज्यादा परसेंटेज अभी, क्योंकि अभी भी हम जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल है या क्रूड ऑयल है या जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, उस पर हम अभी भी डिपेंडेंट है. पर उनपे ये मैं आपको बता सकता हूं बहुत विश्वसनीयता से कि उस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है. और पीछे जो COP26 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोप में, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व भी हुआ था, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि हम जो टारगेट हमें दिया गया, उससे पहले हम अचीव करेंगे जीरो कार्बन, जीरो एमिशन जिसको कहते हैं. तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत भूषण जी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस पे जो काम होता है वो छलांगे मार मार के होता है. ये मैं आपको दूसरी बात बता सकता हूं कि अभी हम समझिए कि 10 से 15% के अप्रोक्सीमेट अगर मैं सारी गिन लूं तो शायद हम उसमें पूरा कर पा रहे होंगे. अगर मैं परसेंटेज डालना चाहूं, शायद उससे थोड़ा कम भी हो, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर मोटा मोटा इतना है. पर ये परसेंटेज बहुत जल्दी बढ़ेगी आने वाले सालों में, और बहुत स्पीड से बढ़ेगी. दूसरा आपने पूछा कि जो बैरन लैंड है, जिसको हम बंजर भूमि कहते हैं, जिसपे अब फसल नहीं पैदा हो पाती है, उसके लिए जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप तो कृषि क्षेत्र में बहुत जानकारी रखते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी रखता हूं, तो मेरी जानकारी के हिसाब से कृषि अनुसंधान इंस्टीट्यूट जो है, उसमें बहुत सारे नए ऐसे उर्वरक और नई ऐसी सॉइल की उसमें ट्रीटमेंट का काम हो रहा है, जिसमें जो बंजर भूमि है उसमें फिर से उसको जिंदा किया जा सके और फिर से उसमें फसल उगाई जा सके. तो बहुत काम, अगर आप भारत भूषण जी इसमें रुचि रखते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी आप वेबसाइट पे जाएं, और वहां पर आपको बंजर भूमि और ऐसी मिट्टी जहां पर अब उपज नहीं हो पाती है, जहां पर बहुत काम करने की जरूरत है, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, और बहुत नए केमिकल्स का आविष्कार हो भी चुका है, और इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे गांव में, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, मेरी जानकारी में है, जहां पे बहुत सारे गांव में और क्षेत्रों में उस केमिकल्स को डाल के उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है. और उसको ऐसा भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया जहां पर उस भूमि ने उस ट्रीटमेंट के बाद पहले से भी ज्यादा उपजाऊ होने का संकेत दिया. मतलब जो पहले प्रोडक्टिविटी थी उस लैंड की, इट वाज इवन मोर आफ्टर ट्रीटमेंट. तो बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत कामयाब रहा है,
और इस पे हमारे जो कृषि साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश में ये पूरा हो जाएगा जब कार्य, तो कोई भी बंजर भूमि नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं रहेगी। जी आइए चलें जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जितेंद्र जी आप हैं हमारे साथ? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। Prime Minister Narendra Modi will virtually participate in Grih Pravesham of 4,51,000 beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin at Satna in Madhya Pradesh today. The Prime Minister will address the gathering on this occasion. Around 29 lakh houses of the 38 lakh sanctions so far have been completed in Madhya Pradesh at a cost of more than 35,000 crore rupees under the Yojana. It has been a constant endeavor of the Prime Minister to provide a house having all basic amenities to each citizen. आइए चलें पश्चिम बंगाल। हमारे साथ फोन लाइन पर इस बीच जुड़ चुके हैं अभिषेक जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। यूएस इलेक्शन जब भी हुआ है उसके पहले या बाद अगले 6 महीना 1 साल में मुझे ज्यादा नहीं है क्या हुआ है पहले, उसके बारे में अगर थोड़ा ध्यान दे। और दूसरा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जब ठीक हो जाएगा उसके बाद में अतीत में क्या क्या हुआ है मार्केट के बारे में थोड़ा आइडिया तो हम लोग डिस्कस करते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है। थैंक यू। मैं मनोज जी, इनके प्रश्न में इन्होंने पूछा था यूएस में क्या चीज हो गया है। यूएस में इन्होंने कोई शब्द, राष्ट्रपति चुनाव जब हुआ करते हैं, हाँ इलेक्शन जो हुआ करते हैं उसके बाद क्या परिवर्तन होते हैं आर्थिक हालात में, क्या देखिए हर वहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स 2 पार्टियां अमेरिका में चलती हैं और दोनों ही पार्टियों का अपना अपना पॉलिसी का एजेंडा होता है। देश का विकास तो सभी सरकारें चाहती हैं, पर रिपब्लिकन्स आजकल, जैसे डेमोक्रेट्स की हम बात करें आजकल जो पावर में है, तो उनका अपना एजेंडा है। आपने प्रेसिडेंट बाइडेन ने पिछले जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तो आपने देखा होगा जो नीतियां लागू की गई वो नीतियां कुछ सफल रही, कुछ कम सफल रही, कुछ शायद सफल नहीं भी रही जियोपॉलिटिकल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि जो वैश्विक परिस्थिति आज है, और अगर अमेरिका की देखें तो अमेरिका इन्फ्लेशन से जूझ रहा है और कोविड एक बहुत कठिन समय था जिसमें अमेरिका को गुजरना पड़ा, बहुत सारी जानें भी गई और उस समय $60 ट्रिलियन के करीब अमेरिकन मार्केट में जाना। तो उसकी वजह से अभिषेक जी पूरा का पूरा एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हम बोलते हैं पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में आया है, जिसका परिणाम कुछ दिख रहा है, कुछ आगे देखने को मिलेगा। आपका बाकी प्रश्न मुझे पूरी तरह से, इनका दूसरा एक और भी प्रश्न था जो वो ब्याज दर के मसले पर ही था, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में जो चल रहा है। कुछ अतीत की बात करेंगे, जब हम अतीत में जाके इस पे सोचेंगे तो देखिए जब इन्फ्लेशन समाप्त हो जाएगा, शायद कुछ कह रहे थे कि इन्फ्लेशन समाप्त जब हो जाएगा, तो अगर इन्फ्लेशन जब समाप्त हो जाएगा, या इन्फ्लेशन समाप्त तो कभी नहीं होता, पर इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आ जाएगा तो मुझे लग रहा है उसमें देश की प्रगति की रफ्तार और तेज देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें और ब्याज दरें बढ़ानी नहीं पड़ेंगी और हम हॉकिश से डविश स्टैंड पर आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, और जब डविश स्टैंड होता है, जब ब्याज की दरें घटाई जाती हैं, तो आपको देश की ग्रोथ में रफ्तार दिखाई देती है, निवेश और आता है। तो बाकी बहुत ज्यादा अभिषेक जी आपका जो आपकी आवाज बीच में बहुत साफ थी, पर जो महत्वपूर्ण शब्द थे वो शब्द कहीं ऐसा लग रहा विलुप्त हो गए। हाँ, यानी वजह से मैं सुन नहीं पाया। जो हम समझ पा रहे हैं शरद जी वो ये थे कि पहले जैसे डबल डीप कह लीजिए कि गिरावट हुई थी दुनिया भर के शेयर बाजारों में, इस तरह अतीत में कब ऐसा देखा गया कि बड़ी गिरावट हुई हो और उसके बाद फिर से उभरा हो। ये तो इसके तो हमें बहुत दृष्टांत मिलते हैं। 2008 में जब लीमैन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, उस समय मार्केट गिरी थी, उस अभी उतना पीछे जाने की हमें जरूरत ही नहीं। कोविड जब आया था मार्च 2020 में, मुझे याद है मार्केट, मैं स्क्रीन पर बैठा था, 15,000 से गिर के मेरी आंखों के सामने 7,500 पे आ गई थी, तो वो गिरी थी। उससे पहले हम 1999 की बात करें, बहुत ऐसे दृष्टांत रहे हैं अभिषेक पीछे, जहां पर मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि वो गिर के और फिर खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर फिर दौड़ने लगती है। तो मुझे लग रहा है हम आम जीवों को भी ये सीख लेना चाहिए कि मार्केट से कि कैसे गिर के दोबारा दौड़ लगाई जाती है। जी आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से रोगियों के इलाज में निजी खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है और पिछले 8 वर्ष के दौरान नागरिकों को 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार सभी को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता युक्त और सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इससे देश के प्रत्येक हिस्से में आम जनता को सस्ती दवाइयां पहुंचनी शुरू हुई। देश में लगभग सभी जिलों में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,500 पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। Ravi Narayan now joins us from Bhilai. We welcome you. हेलो जी, जयपुर से। जयपुर से, ओके। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महंगाई काफी महीनों से और लगता है आगे भी रहेगा, खुदरा महंगाई जी। तो लीजिए, अगर मान लीजिए अगर आप आरबीआई के गवर्नर हैं तो आप कितने दिनों में महंगाई को कम कर सकते हैं और उसके क्या क्या उपाय करेंगे? देखिए, पहली बात तो रवि जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो मौजूदा आरबीआई के गवर्नर साहब हैं श्री शक्तिकांत दास जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत ही सुदृढ़ हैं अपने कार्य में। तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने को बदल के मुझे रखने की जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये बात मैं बोलना चाहूंगा। दूसरा, हाँ ठीक है, आपका सवाल पे आते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक हो गया। देखिए, कब तक आएगी ये, इसमें रवि जी आप देख रहे होंगे कि महंगाई हमारे यहाँ बहुत हद तक इम्पोर्टेड है। ये विदेश से आई हुई है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए उसकी वजह से ये महंगाई है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का इस महंगाई में बहुत कम रोल है। तो इसलिए अगर मैं गवर्नर हूं या नहीं हूं या जो भी इस समय गवर्नर है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वैश्विक स्तर पर कब ये स्टेबिलिटी आएगी और वैश्विक स्तर पर हालात, रवि जी, जब, अगर मैं संक्षेप में जवाब दूं तो जब वैश्विक स्तर पर हालात सुधरेंगे तो तब ये आएगी। कोई भी गवर्नर हो, इसमें मुझे लग रहा है उनके सामने एक चैलेंज है। और एक मैं अगर टेक्निकल बात इसमें बताना चाहूं तो जो महंगाई, जब डिमांड ड्रिवन महंगाई होती है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी तेजी से काम करती है, और जब सप्लाई ड्रिवन महंगाई होती है तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं, जो उसमें हमारे पास जो हथियार होते हैं, वो उसमें आंशिक असर करते हैं। तो इसलिए भी और ये महंगाई, रवि जी एक बात और मजेदार बताऊं, ये महंगाई थोड़ी जिद्दी भी है। ये बड़ी जिद्दी सी महंगाई है, ये अपनी जगह से हिल के नहीं दे रही है और पीछे घटती है फिर बढ़ जाती है। तो वैश्विक परिस्थितियों को साधने का इंतजार करते हैं, कि उम्मीद करते हैं। पर आइए प्रार्थना करें आप और हम मिलके कि दुनिया में शांति आए और महंगाई जल्दी जल्दी नीचे आए, तो सभी को परेशान कर रखी है। जी। From Mumbai, we are joined in by Ratnakar. We welcome you, Ratnakar. दिवाली की शुभकामनाएं। Thank you. आपको भी। सवाल है कि माननीय अर्थ मंत्री ने बोला था कि हमारा रुपया डाउन नहीं हो रहा है और डॉलर सशक्त हो रहा है। जी। डॉलर सशक्त हो रहा है, ऐसा बोले जी। रुपया नहीं डाउन हो रहा है, इसका मतलब बताइए। और सवाल है कि विंडफॉल टैक्स से एक प्रसिद्ध कंपनी को जी अपने प्रॉफिट में रुकावट जी के बारे में आप कैसे सोचे, और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मुहूर्त में ट्रेडिंग करना चाहिए क्या नहीं करना? अच्छा, चलिए, पहला आपने पूछा, देखिए माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अमेरिका में ये बयान दिया था कि, और ये बात मैंने तो मुझे याद है आकाशवाणी पे जब इससे पहले मार्केट मंत्र आ रहा था तो मैंने बोला कि रुपए, ये बात बिल्कुल, ये कोई तराजू होता था ना रत्नाकर जी पहले, तो उसमें क्या दो पलड़े होते थे, तो एक पे आप वजन रखे तो दूसरा अपने आप ऊपर हो जाता था। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तराजू नहीं है। यहाँ पर डॉलर कमजोर, रुपया कमजोर हम जब मानेंगे जब सभी करेंसीज के अगेंस्ट कमजोर हो। तो हम जो डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज होती है, येन है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, स्वीडिश क्रोना है, स्विस फ्रैंक है, तो ये जब हम सारी लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो है आप देखिए वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब डॉलर सभी करेंसीज के अगेंस्ट बढ़ रहा है। उसके बढ़ने के, डॉलर के बढ़ने के मैं कारण पीछे काफी बता चुका हूं। दुनिया का फॉरेक्स रिजर्व, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब डॉलर में होता है। तो डॉलर की मांग इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बढ़ी हुई है सब जगह। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि रुपए का गिरना और डॉलर का बढ़ना जरूरी नहीं कि एक ही समय में हो। ये डॉलर की मजबूती है और रुपए का गिरना नहीं है। विंडफॉल टैक्स आपने पूछा, कंपनी का हम नाम नहीं लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ी तो ऐसा लगा सरकार को कि कुछ कंपनियों को इसका विंडफॉल फायदा हो रहा है। विंडफॉल मतलब अचानक से फायदा हो रहा है, तो उन्होंने उस पर टैक्स लगाया है। बिल्कुल, जब तक वो टैक्स रहेगा उनके प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर रहेगा और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ता है और इससे किसी विशेष सेक्टर को एक्स्ट्रॉर्डनरी लाभ ना पहुंचे, ये होता। तीसरा पूछा आपने, मुहूर्त ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये तो रत्नाकर जी, ये तो आप अगर शगुन मानते हैं कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है, उस दिन लक्ष्मी जी का स्वागत होता है, उस दिन कुछ ऐसा शगुन करना चाहिए
ये शगुन की तरह से होती है, मुहूर्त एक माना जाता है, उसको बोलते हैं कि मुहूर्त अच्छा है तो इसमें कर लीजिए। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि इस मुहूर्त में आपको कुछ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आप जरूर करिए। ये तो अपनी अपनी, मैं समझता हूं, मार्केट से ज्यादा आस्था की बात है। बहुत सारे ब्रोकर्स को, ट्रेडर्स को मैं मुंबई में और भी जगह जानता हूं जो कि वाकई इसको शगुन मानते हैं और कुछ ना कुछ एक खरीद बेच जरूर करते हैं। तो रत्नाकर जी, अगर आप भी उसी श्रेणी के हैं तो जरूर करिए, पर संभल के करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का आवाहन हो, कहीं लक्ष्मी जी ऐसा ना हो कि कहीं जाने का संकेत दे दे, तो ध्यान से करिएगा जी। आइए चलें मध्य प्रदेश बैतूल से हमारे साथ हैं वीरेंद्र। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा ये प्रश्न है कि सर, इमरजेंसी फंड को कहाँ अपने को इन्वेस्ट करके रखना चाहिए जहां अपन से जल्दी निकाल लें जी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर, मंथली रेगुलर इनकम के लिए सर, एक रिटायर्ड पर्सन जैसे मंथली इनकम और रेगुलर इनकम चाहिए जी, तो सर वो कहाँ, मतलब उसके सोर्स सर प्लीज, और जिसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी ना रहे सर। थैंक यू। देखिए वीरेंद्र जी, आपने पहला पूछा कि इमरजेंसी फंड को कहां पर रखना चाहिए जहां लिक्विडिटी। इमरजेंसी फंड का तो मतलब यही होता है कि आपको कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो पहला आपको सलाह तो यह है कि इसको किसी लॉक इन पीरियड वाले में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो इमरजेंसी रह नहीं जाता, जब जरूरत हो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है इमरजेंसी फंड को तो सबसे अच्छा जो विकल्प है, आजकल बैंकों के ब्याज बहुत हार्ड हो गए हैं और जो एक समय पे 4%, 4.5% देते थे, आज 7, 7.5, 8 की बात करते हैं। आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.5% और भी मिलता है। मुझे लग रहा है बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स, आजकल फ्लेक्सी डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें से आजकल जो बैंक का डिपॉजिट होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख का डिपॉजिट कराया और आपको 50,000 की जरूरत है, तो पहले तो होता था कि पूरा 5 लाख का डिपॉजिट तोड़ दिया जाता था, तो उससे नुकसान होता था। अब फ्लेक्सी डिपॉजिट्स होते हैं, केवल उस 50 का आपको विड्रॉल होगा, बाकी 4.5 बना रहेगा। मुझे लग रहा है बैंक डिपॉजिट्स बहुत अच्छा विकल्प है इमरजेंसी फंड रखने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी का रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा आपने पूछा कि मंथली इनकम फंड, देखिए मंथली इनकम फंड्स बहुत सारे होते हैं रिटायर्ड पर्सन, फॉर द रिटायर्ड। तो मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस का 9 लाख रुपए तक का जो MIS है, मंथली इनकम स्कीम जो है, वो अच्छा एक विकल्प है। अगर आप मंथली चाहते हैं, उसमें 2 लोग मिलके 9 लाख तक कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति 4.5 लाख है, तो आप उस पोस्ट ऑफिस को कंसिडर कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स AMCs भी ऑप्शंस देती है मंथली की, उसके लिए मैं वीरेंद्र जी को सलाह दूंगा कि क्योंकि वो उससे भी ये वंचित ना रह जाए, तो मैं सलाह दूंगा कल संडे को जो विशेष म्यूचुअल फंड्स पे कार्यक्रम होता है उसमें आप कॉल करें। हो सकता है आपको कुछ मंथली इनकम प्लान्स म्यूचुअल फंड्स में भी मिले, पर आप अगर सरकारी में जाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का MIS आप देखें, वो एक अच्छा विकल्प निकल के आ सकता है। कोलकाता से हमारे साथ हैं अतनु साहा। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening. I am Atanu Saha from Kolkata. My question is that American dollar is going to digitize. What is cascading effect with Indian currency? Thank you. Mr. Sahab, when the dollar becomes strong, so the rupee value we are witnessing now, it's between 82 and 83 as of now. The cascading effect, Mr. Saha, I think I phrase your question in a different way. I think probably that is what you want to ask. The cascading effect is because it makes our imports more expensive, because whatever we import in US dollars, that becomes more expensive. So that also leads to inflationary tendency, because जो भी हम imported सामान, whatever we use, whether it's electronics, whether it's crude oil, whether it is APIs, whatever that we import, so that becomes more expensive. So that is the cascading and rippling effect of US dollar becoming strong, that we have to, our import bill goes up. So I think plus our trade deficit also suffers because we have to pay more. So our foreign exchange reserves also dip. These are some of the main impact on the US dollar strengthening. Wall Street ended higher yesterday after a report said the US Federal Reserve will likely debate on a smaller interest rate hike in December. The Dow Jones Industrial Average Index rose 2.5% and the S&P 500 gained 2.3% and the Nasdaq Composite surged 2.3%. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you. Thank you for being with us, Sharad. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices end higher yesterday. Sensex closes at 59,307 points. Nifty settles at 17,576 level. And U.S. stocks rise yesterday after Fed officials decide to debate on rate hike in December. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.